लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे लेजेंड है ना, उनको आप 2006 से देख रहे हैं मीडिया में रेगुलरली। मतलब बोला जाए तो 2006 से वो आपके और हमारे लिए फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड कर रहे हैं। और आज के दिन इवन आफ्टर बीइंग अ मीडिया पर्सन उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बनाया। आई एम वेरी श्योर आप उन्हें काफी तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते और बी वेल्दी चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को चेकआउट कीजिए। काफी सारी अपडेट्स वहां पे मिलने वाली है। सो आज की हमारी जो गेस्ट है वो है स्वाति मैम। स्वाति मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हमारी फैमिली में। थैंक यू सो मच अनंत फॉर हैविंग मी। इनफैक्ट क्योंकि मैं ये वीडियो आपसे लेकर बी वेल्दी पर भी डालूंगी तो मैं बी वेल्दी के भी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ और उनको बता दूं आपके बारे में। मैं नॉर्मली बहुत सारे चैनल्स चेकआउट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में उलझन होती है। लेकिन मैं 2-3 लोगों को बहुत प्यार से फॉलो करती हूँ जिसमें आप हैं। और आपका जो नाम है चैनल का, इन्वेस्ट आज फॉर कल, इतना एप्ट नाम है और कैची भी है कि इसे लोग आराम समझ जाएं कि क्या बताया जा रहा है, इसमें इसके अंदर है क्या। सो थैंक यू सो आई एम मच रियली मैम। ग्लैड टू हैव दिस to be with you today and we'll share our views and we'll learn from each other. सुपर। तो मतलब सभी के सभी लर्नर्स का स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीम में। रादर लाइव तो नहीं, स्ट्रीम में, जिसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं। स्वाति मैम से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज की कॉन्वर्जेशन कि मैम आपकी खुद की फाइनेंशियल लाइफ, फाइनेंशियल प्लान्स और गोल प्लानिंग कहाँ से, कब और किस तरीके से स्टार्ट हुआ था? Okay, so I'll be brutally honest with you, okay, and with all the viewers. बहुत सारी बातें हमने कभी शेयर नहीं करी हैं। मेरी फिनेंशियल लर्निंग ना अनंत बचपन से शुरू हो गई थी। और ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप मुझे बैठ के पढ़ाते थे और सिखाते थे। हमारे यहाँ पैसे की बहुत दिक्कत थी। हमारे यहाँ पापा बिहार सरकार में काम करते थे, उनके अंडर थे, आते थे वो। तो उस दौरान मैं बात कर रही हूँ 87 के बाद से और काफी लंबे अरसे तक उनकी सैलरी रेगुलर नहीं आती थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक घर में जहां पर इकलौता कमाने वाला शख्स आपके पिताजी हो और 3 बच्चे और एक वाइफ, ऑफ 5 का हमारा फैमिली, तो कितनी दिक्कत होती होगी पैसे की। महीनों महीनों से तनख्वाह नहीं आती थी पापा की। तो उस वक्त सबसे बड़ी लर्निंग थी कि भाई पैसा तो जरूरी है खुशी के लिए, ऑनेस्टली तो खुशी के लिए, क्योंकि घर में जो लड़ाई झगड़े भी होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज बिकॉज ऑफ कि भैया पैसे नहीं, क्या करेंगे, मतलब स्कूल की फी देनी है, बच्चों का सामान लाना है, ये सब चीजें। तो उस वक्त का ही खुशी हो आएगी अगर पैसे रहेंगे तो। हालांकि बाद में वो अनलर्न करना पड़ा। फिर ये हुआ, दूसरी लर्निंग ये आई कि दोनों मेंबर का कमाना बहुत जरूरी है घर में, अगर आप चाहते हैं एक डिसेंट लाइफस्टाइल। और साथ ही मुसीबत के टाइम पे एक और कमाई चाहिए आपको अपने साथ। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, जरूरी है। और फिर तो मेरी माता रानी, मतलब इतना, वो पार्लर का कोर्स किया, पार्लर खोला, फिर उनका जो हिसाब किताब, अनंत, इट्स लाइक अनबिलीवेबल काइंड ऑफ थिंग। होती है ना कि कैसे कोई हर दिन का हिसाब किताब मैनेज कर सकता है। उनके पास डायरिया भरी हुई है आज भी, बजट बना के, इतना आया, इतना जा रहा है, इतना आ रहा है, इतना जा रहा है, और जो इसी बजट में खर्चा चलाना है, मतलब। तो मेरी लर्निंग वहां से शुरू हो गई थी। बहुत चीजें मुझे अनलर्न करनी पड़ी बाद में जाके, कि पैसा खुशी नहीं लेकर आता। पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है लेकिन खुशी तो आपके अंदर की चीज हो जाती है। तो वहां की लर्निंग ये रही बचपन की। बड़े होने के बाद हम तीनों भाई बहन बड़े अलग अलग तरीके से बड़े हुए पैसे को लेके। दीदी बहुत खर्चीली, मैं एक लिमिट तक खर्च करने वाली, और भाई तो अलग ही दुनिया का बंदा है वो, ऑल टुगेदर। सो कमाने के बाद की लर्निंग ये रही कि भाई एक चीज जो मैंने हमेशा करी थी कि सेविंग अकाउंट में इतने पैसे तो होने ही होने, इससे ज्यादा तो खर्च ही नहीं करना। तो सेविंग की आदत थी, खर्च करना है, उसके ऊपर उड़ाना है पैसा, लेकिन एक लिमिट तक पैसे सेव करने हैं। जैसे मैम कि वो शुरुआत लिमिट में आप जो आप कह रहे हो कि इस 12,000 बताते हैं ना, 12,000 की सैलरी थी। तो उसमें था कि 4,000 रेंट में गया, 4,000 खर्च करेंगे ऊपर, और बाकी पैसा रहेगा। और जैसे पहले महीने में वो 4,000 बचा आपके हाथ में, उसको अगले महीने मुझे 6 करना है उसको, मतलब इस तरीके से वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब वो लिमिट ये है कि आई थिंक इमरजेंसी फंड के लायक पैसा हमेशा आपके अकाउंट में होना चाहिए, और वो उतना रहता है, मेक श्योर कि वो रहे। तो ये
बड़ा मुश्किल था शुरुआत में, लेकिन जब आपको सब लोग बहुत मतलब यहाँ वहां खर्च कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, एंड देन यू हैव टू लाइक नहीं यार ये लिमिट, क्योंकि उससे एक पैसा नीचे गया नहीं कि मेरी हमारे जो कहते हैं ना बैंड बज जाने वाली हालत हो जाती थी कि यार ये तो कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, क्या करना है। तो आई थिंक दिस इज हाउ आई स्टार्टेड सेविंग पार्ट। वो मेरी लर्निंग हमेशा रही थी, आई थिंक बचपन की चीजों को देख के, दिक्कतों को देख के। बाकी जो लर्निंग हुई है ना, वो सब आई थिंक पर्सनल फाइनेंस शो जब एंकर करना शुरू किया तब आनी शुरू हुई थी। उसके पहले एक्चुअली ऑनेस्टली इतनी ही लर्निंग थी मेरी। मतलब बहुत लोग डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे शायद, लेकिन आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट देम, लेकिन दिस इज हाउ। जब शो करना शुरू किया देन यू नो अबाउट रेवेन्यूज। उसमें भी बहुत गलतियां करी थी, वो आगे आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। बट यप, मोटा मोटी तौर पे ये थी मेरी शुरुआती मैम, सो लर्निंग आप कहना चाह पैसे रहे हो को जब लेकर। आपकी सैलरी सिर्फ 12,000 थी उस समय भी आप 1/3 बचा लेते थे? या क्या वो मैं कर लेती थी, क्योंकि मुझे ये था ना कि जैसे कि घर जाना है छुट्टी में, हमारे यहाँ छठ पूजा होती है राइट, तो घर जाना है तो आप सबके लिए गिफ्ट लेके जाओगे, तो कहाँ से आएंगे पैसे अगर नहीं बचाओगे तो इस वो सब पेरेंट्स को खुश करना या फिर किसी को बहुत करीबी दोस्त को गिफ्ट करना, शॉपिंग वॉपिंग का उस वक्त क्रेज नहीं था, लेकिन टू गिव इट बैक टू द पेरेंट्स वाला बहुत स्ट्रांग था, तो इसलिए आई थिंक वो प्राइमरी रीजन था पैसे बचाने का। सो मैम, मतलब पहला पॉइंट तो हमें यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिलता है कि हमें बहुत बड़ा पैसा कमाने की वेट करने की जरूरत नहीं है पैसा बचाने के लिए। हम छोटे से भी स्टार्ट तो नॉट कर एट ऑल, सकते हैं। एकदम। मतलब सभी लोग कर सकते, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं बचते हैं पैसे, मुझे लगता है कि कहीं कहीं जेन्युइनली लोग होते हैं जिनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन मोटे तौर पे ना लोगों के पास हमेशा गुंजाइश होती है पैसे बचाने की। वो नहीं बचाते तो सिर्फ सिर्फ इसलिए कि वो या तो आलसी होते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, और कोई वजह नहीं हो सकती उसकी। मैम, फिर आपकी यहाँ से आने जाने के बाद 2006 से आई सपोज आपकी मीडिया की जर्नी भी स्टार्ट हुई थी और वहीं से आपने जी, अपनी पहली नौकरी। फाइनेंशियल भी प्लान आपने बनाना स्टार्ट किया। सो कैसे बनाया? नहीं 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 अच्छा, नहीं, नहीं 2006 है। के बाद नहीं किया। 2006 में तो हमने हमारी जो नौकरी लगी थी वो डेस्क जॉब थी, एक टिकर कहते हैं न्यूज चैनल में, आप देखेंगे टीवी पे जो न्यूज स्क्रॉल करता है नीचे, वो टिकर कहलाता है। और फिर ब्रेकिंग न्यूज का जो फ्लैश चलता था वो सब पहले इनिशियली वो काम था। उसके बाद धीरे धीरे रिपोर्टिंग में हम गए, और उसके बाद अच्छा मैं और हम में स्विच करती रहूंगी, तो कहीं कहीं मेरा टीवी वाली आदत और कहीं कहीं बिहारीपना वो झलक जाएगा, सो डोंट माइंड। हाँ, तो रिपोर्टिंग की, फिर एंकरिंग। और एंकरिंग में एक दिन हुआ कि मेरे बॉस जो हमारे रिपोर्टिंग हेड थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना एक शो, तुम्हें पर्सनल फाइनेंस करना है। एंड मुझे डर लगता था नंबर से आनंद, मतलब मुझे अगर कोई बोल दे कि आज भी जब मुझे बोलते हैं कि ये और ये जोड़ो, तो मैं शायद तारे जमीन पर वाला केस मुझे लगता है कि मैं हूं। मैं विजुलाइज करती हूँ पहले और उसके बाद मैं उसको जोड़ती हूँ, तो मैं इतना डरती थी नंबर से। मैंने 2-3 महीने टाला, अरे सर ये शो करना है, ये बिजी बिजी बिजी। एक दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, गेस्ट बुलाया और बोले चलो शो एंकर बैठ जाओ। तो उसके बाद भी 1 साल तक आप मर मर के कि अब तो करना है, तो आपको डम नहीं साउंड करना ना, आप एंकर है तो आप पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू किया। तब आई मेट फ्यू प्लानर्स जो बड़े जेन्युइन अच्छे प्लानर, जैसे हर्ष रूंगटा है, हेमंत रुस्तगी है, दे वर लाइक वेरी जेन्युइन पीपल। तो मैंने उनसे धीरे धीरे सीखना शुरू किया, और मेरे पहला जो निवेश था वो हर्ष ने मुझसे करवाया था कि तुम सुनो, अब करो, अब शुरू करो, अब ज्ञान देना बंद करो और शुरू भी कर लो। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड कि मुझे इन्वेस्ट करना है। कोई गोल नहीं था जो अमूमन सबके पास सबके साथ होता है कि कोई गोल नहीं कितना जोड़ना है। इतना था कि शादी में पैसा जो खर्च होगा मेरी शादी में, वो पेरेंट्स के पास से नहीं आएगा, वो मेरा रहेगा। आई थिंक मेरा वो गोल था शायद, तो उतने ही उसी गोल के साथ हम शुरू कर चुके थे। सो यप, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मैम, सो बहुत इनिशियल ज्यादा अमाउंट, नॉलेज नहीं था। हम्म। इफ आई में आस्क, कोई इनिशियल अमाउंट था क्या और कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ था? सारे म्यूचुअल फंड्स में थे, अच्छा, और मैं म्यूचुअल फंड से साइट आपने से, इन्वेस्ट किया था। हाँ मैंने इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बीते कुछ सालों में शुरू किया है। और मैं आपकी तरह अनंत, मुझे टेक्निकल समझ में नहीं आते हैं, और मैंने कोशिश की एक दफा, लेकिन मुझे लगा कि मेरे बस का नहीं है, तो मैं फंडामेंटल्स पे फिर भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके और बात करके नॉलेज ले लेती हूँ।
लेकिन आपकी तरह मैं टेक्निकल एकदम नहीं समझ पाती हूँ, मुझे वो चार्ट्स डराते हैं अभी भी। मैम पर आपके तो फंडामेंटल्स पे इतना कंट्रोल है कि वो ही आपका सफिशिएंट हो जाता है। हमें लगता है अनंत, शेयर मार्केट पे हम बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे कि कॉमन सेंस बहुत काम करता है, कॉमन सेंस। ऑब्जर्वेशन बहुत काम करता है। अगर आप थोड़े से भी ऑब्जर्वेंट है ना, तो आप पकड़ लेंगे कि क्या सेक्टर चल रहा है और क्या आपको लॉन्ग रन में काम आएगा। बट एनीवे, कमिंग बैक टू, तो म्यूचुअल फंड में हमने 4 या 5 इक्विटी फंड में शुरुआत किया था, उसमें पैसे डालने शुरू किए। मैंने गोल्ड लेना शुरू कर दिया था साइड में। ज्वेलरी का शौक कभी भी नहीं, आज भी नहीं है, लेकिन ये था कि शादी में क्योंकि हमारी तरफ देते हैं ना गहना वहना, चढ़ाना जो कहते हैं वो सब करते हैं, तो उसके लिए चाहिए था। तो मैंने गोल्ड ठीक ठाक जोड़ लिया था। तो वो रकम असाइन नहीं की थी, लेकिन जो भी मेरी शादी में खर्चा कितना किया था, मुझे तो वो खर्चा भी वेस्ट लगता है। इनफैक्ट 4 लाख, 3-4 लाख के ऊपर खर्चा नहीं था, मतलब अगर आप देखें तो। बट आई मेड श्योर कि मेरी ज्वेलरी जो मेरी शादी की है वो मेरे सोने की है, मैंने खरीदी है, और जो मैंने पेरेंट्स सबको गिफ्ट करी है वो सब मैंने जो जमा किया उस सोने का। सो बहुत पूछ के गोल्स लेके चलती थी मैं, बड़े बड़े गोल्स का तो आई नेवर थॉट ऑफ इट। सो मैम, जब इनिशियली फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले तो ये आपका पॉइंट एकदम बेहतरीन है कि आपने अपनी खुद की शादी का सारा फाइनेंशियल प्लान कर दिया था। चाहे आप उससे गोल माने या ना माने, वो आपका एक गोल बन चुका था और आपने उसको मीट भी कर लिया था। मैम या दैट वाज ट्रू, दैट्स ट्रू। मैम फिर जो इनिशियली आपने किया था फाइनेंशियल प्लान, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो आपने शायद करी हो, जो आपको लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं? ऑनेस्टली मैंने प्लान नहीं किया था। मैं भी उन्हीं की तरह थी जो उस वक्त 24 से 28 के एज ब्रैकेट के एक लोग होते हैं ना, मैं एग्जैक्टली वैसी ही थी। तो मैंने प्लान नहीं किया था कभी भी कि ये मेरा लक्ष्य है और मुझे इस टाइम पे 2016 में नौकरी छोड़ूंगी। कभी सपने में भी नहीं आया था कि मैं नौकरी छोड़ के आएंगे सब, मतलब यूट्यूब चैनल शुरू करने का। आई वॉज वेरी मच हैप्पी विथ इन माई ओन बबल एक्चुअली। एंकर बन गए ना, और क्या चाहिए ना, टीवी पे आने लगे, बहुत बड़ी बात होती है ना। आप छोटे शहर गया से हो, आप टीवी पे आ रहे हो, मतलब उसी में आप उड़ रहे हो हवा में। लेकिन तो प्लानिंग मेरी एक्चुअली शुरू हुई है। प्लानिंग अभी भी देखो उस सेंस में नहीं है कि मेरे गोल्स, मुझे इतना पता है कि मुझे लाइफ लॉन्ग काम करना आनंद। मैं घर पे बैठ के टीवी सीरियल्स नहीं देख सकती हूँ। आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी, नथिंग अगेंस्ट देम, बट आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे पता है कि मैं हमेशा काम करना चाहूंगी, और इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करती हूँ कि मैं नया क्या सीख सकती हूँ, क्या चीज आगे और काम आ सकती है। यूट्यूब क्यों शुरू किया? क्योंकि प्लानिंग का हिस्सा नहीं था वो। जब आपके सर पे जब मुसीबत आती है ना, देन यू ब्रांच आउट कि अभी तक तो यही किया है, ये कर सकते हैं क्या। तो मैंने वो तब रियलाइज किया था बीच में, कहीं पे कुछ नया सीखते रहो हमेशा, नहीं तो तुम अटक जाओगे एक जगह करियर में जाके। तो मेरी प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कभी मैंने नहीं करी, और लकली मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे, मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी जिसके लिए मुझे कुछ प्लान करना है। मम्मा इंडिपेंडेंट है, बहन अपनी लाइफ में मस्त है, हस्बैंड मेरे पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम चले, तो कभी वैसी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, गलतियां क्या की है इन्वेस्टमेंट की वो बता सकती। मैंने पहला इन्वेस्टमेंट यूलिप में किया था, टैक्स सेविंग करनी थी मुझे, तो मैंने यूलिप ले लिया। 2-3 टैक्स सेविंग फंड्स में किया, और मुझे नहीं ना नाम याद है ना अमाउंट याद रही कितना किया है, क्योंकि यही 3 महीने होंगे, जैन फेब मार्च वाला टाइम था। किसी ने बोला इसमें कर दो, कर दिया। कहाँ गया, कौन सी ईमेल आईडी दी थी, क्या भरा था, कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता वो पैसे मुझे वापस मिले भी कि नहीं मिले, मतलब ऑनेस्टली मैं इतनी केयरलेस थी उस टाइम पे। तो ये गलतियां, ये यूलिप लेना, लेकिन लकली बस यही 2 गलती थी मोटे तौर पे। उससे ज्यादा निवेश की गलतियां इससे ज्यादा नहीं थी। मैम तो क्या एक्चुअली यूलिप लेना गलती है? अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस बात पे कंफ्यूजन है। आपके पास यूलिप है अनंत? बिल्कुल नहीं है मैम। है ना, तो फिर हम, जैसे हम लोग ने कुछ सोच के कहा है राइट, कि यूलिप इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। देखिए होता क्या है ना, तो जहाँ पे 2 चीजें मिल जाती हैं और 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के जब फीचर्स मिलाते हैं, तो उसको मैनेज करने का कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, ये कॉमन सेंस है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि यूलिप सस्ता है, या फिर कंपेयर टू म्यूचुअल फंड अच्छा, कम मतलब ये भी अच्छा है, या फिर कंपेयर टू ए टर्म प्लान ये ज्यादा अच्छा है? कैसे? आपको इंश्योरेंस कवर भी कम मिल रहा है यहाँ पे, आपका खर्चा भी ज्यादा लग रहा है, और प्लस यू कांट
ट्रैक इट, जैसे आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं एटलीस्ट, आप यूलिप में नहीं ट्रैक करते। उनका पोर्टफोलियो कहाँ देखने को, मुझे तो नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक बात है तो मैम। हर मायने में कहाँ से, और अब तो इंडिविजुअल इस बजट में आ गया, जो आप जो एक प्लस पॉइंट था कि मैच्योरिटी अमाउंट आपको टैक्स फ्री मिलेगी, आपको वो भी नहीं मिलती अब। तो हर मायने में, और शुरुआत में तो क्या इसके चार्जेस हुआ करते थे जब हम लोग लिए थे तब के, वो तो बाद में आके कम कम हुए, लेकिन अभी भी कम होने के बाद कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है जहां पे ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं ना, कि यूलिप के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब दूर हो जाओ वहां से, एकदम हाथ जोड़ लो कि भैया ये तो मेरे काम का नहीं, समझ में ही नहीं आना आपने। तो आज भी यूलिप निवेश के लिहाज से या फिर इंश्योरेंस के लिहाज से, आई विल नॉट रिकमेंड इट टू एनीवन। बिल्कुल ठीक बात है मैम। बीइंग इन फाइनेंशियल फील्ड आपके लिए और हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है कि इनका आखिरकार इन्वेस्टमेंट है कहाँ, ये रेगुलरली ट्रैक कर पाना हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो पाता है। बट फिर भी यूलिप या फिर कह दिया जाए तो ऑफ लेटली इवन एंडोमेंट प्लान्स बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं, और अलग अलग नाम से प्रमोट हो रहे हैं। इतने इनोवेटिव नाम है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो एंडोमेंट प्लान है। इसके ऊपर आपका क्या तो व्यू है? मुझे इंश्योरेंस कंपनियां शायद बैन कर देंगी अगर मैं ये सब बातें बोलूंगी, और ये मैं सिर्फ एक कंज्यूमर के लिहाज से बोल रही हूँ। बिल्कुल ठीक बात है मैम। भाई जीवन सुरक्षा या फिर जो भी नाम आप दे देते, क्योंकि हम उनको पता है ना, सब मार्केटिंग का वो कमाल है। उनको पता है कि लोगों का इमोशन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, किस चीज से है, तो वो नाम दे दो, वो क्लिक कर जाएगा। और ऑनेस्टली कितने लोग, अब इतना मेरे पापा के पास एक ब्रीफकेस होगा अभी भी जिसमें उनकी LIC पॉलिसी रखी हुई है। नहीं पता कितनों लोगों को, पापा मेरे PhD किए हैं लेकिन उनको भी नहीं समझ में आई। तो आप सोचे ना कितना बड़ा तबका है जिसको आप आराम से कुछ भी कह के कुछ भी चिपका सकते हो, क्योंकि एक बार एजेंट देके फिर ढूंढते रहो क्या कर लोगे उसको, लंबे ड्यूरेशन की पॉलिसी लेके बैठ गए तो बैठ गए, क्या कर सकते हैं उसका। मेरे पापा कुछ दिनों पहले फोन करके मुझे बोल रहे थे कि अरे उसने ये दिलवा दिया था, इतना कम, देखो जितना पैसा भरा है उसके बराबर का ही ये 10 साल का फायदा क्या हुआ। नाउ एट द एज ऑफ 70-71 ही इज रियलाइजिंग कि उनका जो इन्वेस्टमेंट था खराब हुआ। सो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं और आप इसमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि भाई अगर पैसे से प्यार नहीं है तो डाल दो उसमें, क्या करेंगे फिर आप, मैम अगर है बिल्कुल, तो थोड़ा दिमाग। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इन्वेस्ट और इनवेस्ट के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो इन्वेस्ट जा रहे हैं पैसा। मैम बट अब क्या हो रहा है ऑफ आई लव दैट। मैम ऑफ लेटली क्या हो रहा है, अभी कमेंट्स क्या आने स्टार्ट हुए, बड़े आपके भी आते होंगे कि ये तो म्यूचुअल फंड वाला है या म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है इसलिए ये इंडोमेंट या फिर यूलिप को मना कर रहा है। आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया है, ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म? अरे बहुत, अरे वीडियोस है ना, एक दो HDFC का एक प्लान था जिसका हमने थोड़ा सा वो किया था, संचय का किया था शायद मैम आपने, जितना आई कैन रिमेम्बर। संचय का। हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप, मतलब इतने अजीब अजीब से कमेंट उस पर आए थे। इनिशियली ना, टीवी और यूट्यूब का फर्क क्या है, टीवी में कोई डायरेक्टली आपको कुछ नहीं कहता, तो हमें आदत नहीं थी, और जो इसमें यूट्यूब में है आप एकदम सामने है, और आपके व्यूअर्स या सब्सक्राइबर के बीच में कोई पर्दा नहीं है, तो जो आता है आपके कान में आता है। अरे बाप रे, इतनी अजीब अजीब सी बातें की आप लोग, यहाँ तक कि आप लोग ये एजेंट की जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनकी आजीविका है ये, और आप इसको ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आई नो बहुत लोगों का ये सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने की जरूरत है। उनको भी कमाने का हक है, लेकिन ये इस तरीके से या किस तरीके से, आई थिंक IRD रेगुलेटर को कुछ करने की जरूरत है इसमें। हम, मैं और आप सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं। बहुत गंदे कमेंट आते हैं, नो डाउट अबाउट इट। मैम और हेल्थ और टर्म की बात करी जाए तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है, या कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए टर्म तो भाई बहुत सिंपल सी, अभी एक वीडियो मैंने हाल मतलब 2 दिन पहले अपलोड किया है, बहुत सिंपल सी बन रहा है कि आप किसी भी एज ब्रैकेट में हो, आप 20 साल के हैं, आप 50 साल के, आपके ऊपर फाइनेंशियल जिम्मेदारी है, यू हैव टू हैव अ टर्म प्लान पीरियड। इसमें कोई ये नो ब्रेनर कहते हैं ना कि आप इंश्योरेंस में सबसे पहले या कुछ भी इन्वेस्टमेंट के पहले, आप अगर आपके ऊपर लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, यू हैव टू हैव अ टर्म प्लान। कौन सा ले पे जो अटकते हैं हमेशा हम लोग, CSR नंबर सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता है चीजों को जो करना चाहिए। तो CSR पे आप कितना गौर करेंगे, मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता। मैं नॉर्मली एक बड़े ब्रांड जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं उसके साथ जाऊंगी, और उस ब्रांड
2-3 ब्रांड चुनना पड़ेगा और उसके साथ देखूंगी भैया किसका प्रीमियम मेरे बजट में पड़ रहा है, और तीसरी चीज कि मैं कितनी ऑनेस्टी के साथ सब कुछ भर रही हूँ। यही 3 चीज मुझे क्लेम दिलवा सकती है, अदरवाइज कुछ और है ही नहीं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज्यादा। अब इसमें भी होता है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले ले कि पता नहीं, इसमें भी वेरिएशन निकालने वाले तो निकाल के ले आए हैं ना। आई गेस जस्ट गो विथ अ प्लेन सिंपल टर्म प्लान, कोई कीप इट सिंपल। इसमें नहीं है। कीप इट सिंपल हर चीज में। ये तो टर्म प्लान का हो गया। हेल्थ हमें ना अब रियलाइज हो रहा है आफ्टर डूइंग बी आफ्टर लाइक स्टार्टिंग बी वेल्दी फॉर 3 years नाउ, हेल्थ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कुछ। खुद से लेना आसान है, खरीद जो प्रोसेस ऑफ बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इजी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके फाइनल पॉइंट समझना आई गेस रुला दे सकता है किसी को। और मुझे एक शख्स ऐसा नहीं मिला है जो कॉर्पोरेट छोड़ दीजिए, पर्सनल नीड के लिए जिसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी थी वो कवर की, जो बोले कि बड़ा स्मूथ प्रोसेस रहा मेरा। मुझे नहीं मिलता कोई ऐसा। एक कल किसी से बात हुई है मेरी आनंद, किसी पहले वो एक फंड हाउस के सीईओ रह चुके हैं और अभी अपना काम करते हैं वो। जब उस लेवल का इंसान जिसकी पहचान है इंडस्ट्री में, जब वो कहता है ना ये बात की ये हुआ उनके क्या था लोचा, जो पैथ लैब में टेस्टिंग वगैरह का था वो तो आसपास का था कुछ, लेकिन जो एनुअल चेकअप या कुछ दोनों में से एक, कोई मुंबई में एक जगह है दहीसर, वहां का हॉस्पिटल वहां का नाम दे रहे हैं, या फिर जो उनके वो खुद रहते हैं मान लीजिए कि लोअर परेल में, तो वो जो भी दे रहे हैं वो कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर दूर वाला या 20 किलोमीटर से ऊपर वाला, और क्लेम देने में दिक्कत करेंगे फिर आपको बाद में। तो जब उस लेवल का इंसान जिसकी जान पहचान है उसको इतनी दिक्कत होती है, तो हम लोग तो मतलब क्या ही बताएं उसमें। तो हेल्थ प्लान में ना बहुत चीजें ध्यान रखनी होती है। क्विकली सबसे सस्ता प्लान मत लीजिए कभी भी। आपको लगता है सस्ता है तो बेहतर है, दैट नेवर वर्क्स। उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं। इन्फ्लेशन को यहाँ पर भी ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि आप लंबे वक्त के लिए ले रहे हैं प्लान। आज 2 लाख का कवर आपको लगता है कि सफिशिएंट होगा, लेकिन यकीन माने आज से 10 साल के बाद वो 2 लाख कुछ नहीं, वो पीनट्स रहेंगे आपके। तो आपको वो ध्यान में रख के कवर लेना है। सब लिमिट जो लगाते हैं इस बीमारी पे इतना ही कैपिंग लगा देते हैं, आप उसको जितना अवॉइड कर सके। रूम रेंट कैपिंग अवॉइड करवाइए, क्योंकि वो ना लैंग्वेज से खेलते हैं। वो आपको किसी भी ग्राउंड पे मना करने की हिम्मत उनके पास, क्योंकि लिखी हुई चीजें ऐसी है कि आपको समझ ही नहीं पाएंगे। और अभी एक फीचर चलता है कि आप 3 साल के प्रीमियम इकट्ठे भर दीजिए तो आपको प्रीमियम डिस्काउंट मिलता है। मैंने पर्सनली वो इस बार किया है, क्योंकि इस साल देखा आपने कि कैसे प्रीमियम बढ़ा है, मतलब डबल कर दिया गया है प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस का। तो मेरे, और मैं ये बात आराम से मैं बोल देती हूँ साफ साफ कि मैंने खुद जो प्लान लिया है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो मैंने अपने दोस्त के थ्रू लिया है जिसको मैं सालों से जानती हूँ, जो सालों से इस काम में है। और मैं अब लिटरली रेकमेंड करती हूँ, इफ यू कैन डू दिस, इफ यू नो समवन जो इंश्योरेंस एजेंट हेल्थ इंश्योरेंस में काफी सालों से है, प्लीज उसके थ्रू लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। आप अकेले कितनी भाग दौड़ करेंगे हमेशा। तो बेसिक यही सब बातें आप देख के लेंगे कि आप देख लें डिस्काउंट प्रीमियम, अगर आपको 3 साल का इकट्ठे भरने में दिक्कत नहीं हो रही है तो आप भरे, क्योंकि आगे चल के कब प्रीमियम बढ़ जाएगा यू नेवर नो, तो एटलीस्ट यू आर लिटिल बिट प्रोटेक्टेड ऑन दैट फ्रंट। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में तो खैर बात करेंगे तो उस पर तो अलग से 1 घंटा पूरा निकल जाता है बात करने में। क्या कर सकते हैं, टॉपअप का भी एक अलग टॉपिक हो सकता है, ध्यान उसको भी ध्यान देना होता है। सो या अभी एक प्लान आया हुआ है 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस इन XYZ, बहुत कम रकम है। आप उसको तोड़ के देखिए, जो है ब्रेक डाउन करना, आपको असलियत समझ में आएगी कि क्या दिया जा रहा है एक्चुअली आपको। मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। एब्सोल्युटली राइट मैम। हेल्थ इंश्योरेंस में कभी भी प्रीमियम बचाने के चक्कर में हम इतनी सारी कैपिंग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो बहुत बैकफायर करता है बाद में। या बिग टाइम। और डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो आपको शायद हेल्प कर सकता है अगर वो बेटर इक्विप्ड है तो। हाँ, बस वही है कि एक जो पुराना एजेंट हो ना, जो इंश्योरेंस एजेंट पुराने
उनको आप पकड़िए आराम से, वो करवा के देंगे, उनकी जान पहचान होती है, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके जहाँ इतने सालों से उसी हेल्थ इंश्योरेंस का वो सामान बेच रहे हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नहीं मैम, और ऑफ लेटली इवन जो यंगस्टर्स से हम काम कर रहे हैं ना मैम, हमने तो इवन ये कर दिया कि हमें 1% भी डाउट होता है ना, हम मना ही कर देते हैं, मतलब आई बी हम इंश्योरेंस करते हैं, बट मेरी टीम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, जिसका तुम क्लेम 100% ला सको उनसे ही करो, वरना तुम मना कर दो ऑफरेंटली, जाने दो कहीं पे भी, क्योंकि वो फिर स्टेक पे बात आ जाती है, इमेज पे बात आ जाती है कि यार मैंने इनसे लिया था और हुआ नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी ये बहुत सोचता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ। और इतनी ऑनेस्टी आपकी तरफ से अगर आप दिखा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ऑफ लेटली कंप्लीट कम्युनिटी दिखा रही है मुझे, तो जो पर्सनली जिनसे मैं इंटरेक्शन करता हूँ, काफी लोग ये इंटीग्रिटी रख रहे हैं कि यार अगर हम नहीं दिला सकते तो पहले ही बोल देंगे कि यार मत करिए, आप वो बेटर है। दैट्स अ गुड थिंग ना, मतलब आप, यार मुझे लगता है कि आप गलत चीजें बेच के या गलत तरीके से किसी को बेच के, कुछ भी बता के बेच के, जो आप एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं तो आपका जमीर आपको पकड़ता है ना कि यार ये गलत कर रहे हो तो, है ना, किसी को बेवकूफ बना रहे हो नहीं नहीं तो या नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी हमने इंश्योरेंस की बात कर ली और आपने जैसे कहा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखो। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो एसआईपी आता है। पहले तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एसआईपी को एक्सप्लेन कर दें, जिनको अभी तक भी नहीं पता क्या होता है। बहुतों को नहीं पता आनंद, जब लोग ये बोलते हैं ना कि एसआईपी में निवेश करना है, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि बहुत बड़ा तबका है जिसको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं, आप स्कीम में निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए, एक माध्यम है निवेश करने का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्यों ये माध्यम लाया गया? भैया हर इंसान ना एक मुश्त बड़ी रकम नहीं निवेश कर सकता है, हमेशा डिसिप्लिन नहीं होता। तो भाई चलो ठीक है, सैलरी क्लास के लिए बहुत बढ़िया कि आप एक तय तारीख को तय रकम निवेश करते जाएंगे, तो ये आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर महीने। फायदा इसका और भी है कि आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है और वो सब तमाम बात है, लेकिन सिंपल यही है कि आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में हर महीने तय तारीख को तय रकम निवेश करते हैं, वो एसआईपी होती है। इतनी सी इसमें कहानी है। आप एसआईपी में निवेश नहीं करते, आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। मैम वो तय तारीख बहुत क्वेश्चन आता है कि भाई किस तारीख को किया जाए। देखिए पहले ना, कुछ दिनों पहले तक फंड हाउसेस कुछ तय तारीख ही देते थे वहां पे, तो बहुत सारे सवाल आते थे हमारे पास, और अभी से नहीं, काफी सालों से जब मैं वो शो करती तब भी, किस तारीख को किया जाए कि बेहतर रिटर्न मिले, बेहतर रिटर्न मिले। तो बहुत सालों तक तो मैं गेस्ट की बातें, एक्सपर्ट की बातें सुन सुन कर की कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कुछ दिनों पहले क्यों ये अंदर से है कि एक बार खुद से ट्राई करके देखते हैं, रिसर्च करके क्या निकल के आता है। और सरप्राइजिंगली मुझे दिखा, और मैं ये दावा नहीं कर रही कि सही हो सकता है, क्योंकि मैंने 1 से 30 हर तारीख की नहीं निकाली है, मैंने 1 तारीख, 5, 10, 15 और 25 की निकाली, कि अगर मैंने एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल के अंदर निवेश किया है, तो मेरा क्या रिटर्न दिखा रहा है किस तारीख को। मैक्सिमम मान लीजिए कि मैंने, अगर मेरी 50 फाइंडिंग्स रही है, नंबर्स निकले, रिजल्ट आए, 50 में से 40, ज्यादा गए तो 35 में एटलीस्ट 25 तारीख का रिटर्न थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। अच्छा। और अलग अलग ड्यूरेशन में वो अलग अलग दिख रहा है, जैसे 10 साल में वो गैप फर्स्ट का, जैसे सबसे कम रिटर्न और सबसे ज्यादा रिटर्न का जो फर्क है वो थोड़ा ज्यादा है। 7 साल में थोड़ा कम है, 5 साल में उससे भी कम है, 5 साल में इनफैक्ट नॉट वर्थ इट वाला टाइप में फर्क है। तो लेकिन लंबे टर्म वाले में 10 साल में मुझे वो गैप दिखा है। तो मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ कि वो 25 तारीख इज द आइडियल और द बेस्ट तारीख टू डू योर एसआईपी, लेकिन अगर आपके 5 एसआईपी है तो आप ऐसा करें कि आप दो मतलब 2 को आप 15 के पहले रखें, 2 को 15 के बाद रखें, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग दिस आउट। मैम ये रिटर्न का डिफरेंस कितना है, इफ यू कैन रिमेंबर, अराउंड कितना डिफरेंस है, स्पेशली 10 जो इयर्स 10 साल वाला था ना, मैं वो डेटा आपके साथ शेयर कर दूंगी, चाहे तो आप उसको दिखा दीजिएगा, लेकिन वो 10 साल वाला जो गैप था उसमें लार्ज कैप वाले में मुझे याद है कि 30-40 हजार का फर्क था। तो लेकिन अगेन आज से 10 साल के बाद वो फर्क कितना ज्यादा दिखेगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन ठीक है। लेकिन 30 से 40 हजार का फर्क दिखा था 10 इयर्स वाले इन्वेस्टमेंट में, इतना मुझे याद है। मैम मतलब अगर वैसे भी हम कोई सी भी डेट चूज कर रहे हैं, अगर हमारे को हिस्ट्री बोल रही है कि आप 20th के बाद चूज कर लो, तो इसमें भी आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होनी चाहिए, क्या पता। हाँ मतलब
ये नहीं कह रहे कि अब चेंज कर लो जाके, चेंज कर लो, नहीं कि आज हाँ मत करो, लेकिन आगे जो करोगी तो उसको आप ट्राई कर लो, डाल दो 20-25 वाले ब्रैकेट डेट में रख लो, कोई इससे कोई हानि नहीं होगी फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक बात है मैम। ये जब हम एसआईपी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंडेक्स फंड हो, या किसी भी तरीके से हो, क्या उसको हम एक्चुअली लॉन्ग टर्म कर पाते हैं? क्योंकि क्या होता है मैम, जब तेजी में तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, जब तक मैं सुबह मोबाइल खोलता हूँ मुझे मेरे रिटर्न्स दिखते हैं कि आपको 15% 25% रिटर्न मिल रहे हैं, मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू करता हूँ। फिर अचानक से फेब मार्च आता है, मार्केट में करेक्शन आता है, उस समय मैं एसआईपी रिडीम करके निकल जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स का एग्जांपल है, 2015 से 2020 तक इन्वेस्ट किया, 2020 में 2013 के भाव में बेच के निकल गए। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और इसलिए शायद म्यूचुअल फंड उस तरीके से हाईलाइट नहीं होता है या फिर स्टार नहीं बनता, क्योंकि शेयर बाजार वाले तो उनका रिटर्न बड़ा ही अलग से दिखने लगता है। मतलब उन्होंने निवेश किया और उनको बड़ी कमाई हो गई, तो वो कोई एक राकेश झुनझुनवाला या फिर कोई ऐसे बड़े बड़े नाम वो दिख जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का निवेशक कभी ऐसा नहीं आया वो कि मैंने 2-2 हजार की एसआईपी की थी 20 साल में तो मेरे इतने पैसे बन गए। वो केस स्टडीज नहीं मिलती हमें ये, और इसलिए शायद म्यूचुअल फंड इतना अभी भी उस पे लोग भरोसा करना या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट इतना आसानी से नहीं हो पाते। लेकिन आप किसी भी फंड का कोई पुराना फंड ही उठा लीजिए, अभी मैं अगर नेट पे भी देख के बता सकूं आपको, HDFC टॉप 100 है अभी इसका नाम, अब राइट? 100 पहले या 200 था। हाँ, अब इसका रिटर्न पिछले बीतों कुछ सालों से, मतलब एकदम ऐसा वाला टाइप का रिटर्न था, राइट? और मुझे याद है कि 2008 से 13 के बीच में, बाप रे, मतलब सारे एक्सपर्ट की लिस्ट में ये हो, जैसे अभी का एक्सेस ब्लू चिप है या मिरे है आज की डेट में, हाँ, उस वक्त हाँ, HDFC हुआ करता था। प्रशांत जैन, ये लॉन्च, हाँ वो तो मतलब स्टार फंड मैनेजर, फंड मैनेजर। 96 में लॉन्च हुआ था अनंत ये, और एकदम घट 3 साल का रिटर्न 8.5%, 9%, 5 साल 15%, फिर भी ठीक है। लेकिन रिटर्न सिंस लॉन्च क्या है इसका? CAGR 19.31%। तो आप 96 से अगर कंटिन्यू या फिर 96 में ना भी करके साल 2000 से भी करते तो रिटर्न आपका उतना खराब नहीं होता। अब आप ये बोलेंगे वो तो 24% दिया, ठीक है, वो आप कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, कौन 24 देगा कौन 18 देगा, लेकिन 19% रिटर्न इज प्रीटी डिसेंट रिटर्न। मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मोर? तो भी आप 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए लगा रहे हो। तो एक पूरा हमने चार्ट दिखाया था जहां पर देखा था कि NAV कैसे 100 है, वो 80 होती है, फिर वो वापस से 100 आती है, फिर गिरकर 40 होती है। तो ये कभी भी लीनियर प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, ये हमेशा ऊपर नीचे भागेगा, और दैट्स व्हाई यू गेट द फायदा ना, एवरेजिंग का फायदा कहाँ मिलता है आपको? तो 10 साल तक अगर आप करेंगे, टिक पाए, तो पैसे बनेंगे। इनफैक्ट वी आर प्लानिंग अ वीडियो इसके ऊपर कि जो लोग ये प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं या बंद कर देते हैं तो कैसे आपका कॉर्पस इम्पैक्ट करता है। लेकिन यू हैव टू कंटिन्यू टू सी द बेनिफिट, अदरवाइज यू कांट। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैम आई एम वेरी श्योर आज के दिन ना हर एक जना जो इस वीडियो को देख रहा है ना, सब लोग इस बात को मानेंगे, विश्वास रखेंगे, और अपने विश्वास पे पूरा विश्वास रखते हुए कहेंगे कि हम ऐसा करेंगे। पर जब करेक्शन आता है ना, उस समय मैम इमोशन बीच में आ ही जाता है, चाहे हम कितने भी पुराने इन्वेस्टर हो। तो मैम कोई तो आपकी ऐसी कोई ट्रिक होगी जो आपने निकाली है कि यार इमोशन को इस तरीके से हटा लो। मेरा जो इक्विटी पोर्टफोलियो है, एक टाइम पे लाल, मतलब खून की नदियां बही हुई थी वहां पे, तो मैंने 1-2 दिन देखा, मैंने बोला अब इसको लॉग इन ही नहीं करना मुझे इसमें, और फिर मैं भूल गई, मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो पैसे जो मैं डाल रही हूँ आज इक्विटी में वो सीधे मुझे, मैं 20 साल के बाद के लिए देख रही हूँ या 15 साल के बाद के लिए, तो मुझे क्या करना है देख के। उल्टे जब खरीदना हो तो खरीद लो, जो भी पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो और कुछ बाई कर लो, लेकिन और देखो कुछ नहीं, 6 महीने के बाद आपको दिख गया रिजल्ट उसके अंदर। आज जो आप माइनस अगर 10% पे थे तो आज शायद आप +25% पर हो। तो आपको लगता है कि निकल के कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगह पे आपको कॉल लेना पड़ता है। आई टोटली अग्री, सारे फंड HDFC टॉप 100 नहीं होते, कुछ फंड एक्चुअली बहुत ही निहायती वाहियात रिटर्न देना शुरू कर देते हैं 5-5 साल तक, तो वहां पे कॉल लेना पड़ता है। एक बड़ी अजीब सी बात है अनंत, आप सोचे ना
कि अगर 5 साल लगातार खराब दे रहा है रिटर्न, और मेरा गोल 10 साल या 15 साल के लिए था, मैंने 10 साल तक लगाया और वो 5 साल के आखिरी के 5 साल उस फंड ने खराब रिटर्न देना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि मेरा टारगेट मीट ना करे और कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उसमें क्या करे इंसान, क्या कर सकता है? तो वो सब चीजें होती हैं आपको जहाँ पे रिव्यू करना पड़ता है, टाइमली एग्जिट करना पड़ता है। लेकिन जब बहुत गिरावट आती है ना, इमोशन जब आपका एकदम से ओ तेरी क्या हो गया टाइप में, कुछ नहीं करना है आप, यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग। भाई ये आज के लिए नहीं है, ये 5 साल बाद के लिए, ये 10 साल बाद के लिए, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम इसमें मेरे तो को दो उतना ही। इम्पोर्टेंट पॉइंट आए आपके। एक तो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आया, जिस तरीके से हम म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट करते हैं, शायद वो भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले जैसे आपने कहा कि एचडीएफसी को हर कोई रिकमेंड कर रहा था, आज बिकॉज वो पीएसयू में है प्रशांत सर, तो यहाँ पे वो अंडर परफॉर्म कर गया। तो हम सिर्फ पास्ट को देख के अगर हमने रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया तो वो बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे आज सब एक्सिस के पीछे भाग रहे हैं, मिरई के पीछे भाग रहे हैं, तो बाकी चीजों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी चीज है, लेकिन वही है ना, हम कहते हैं कि ध्यान दीजिए, लेकिन एक निवेशक जिसको यही नहीं पता कि एसआईपी में निवेश कर रहे हो कि फंड में कर रहे हो, उसको तुम कैसे सिखाओगे? आप किसी को कैसे बताएंगे कि क्या चीजें देखें? ऑनेस्टली मतलब, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या मेरे घर में मेरी बहन को नहीं पता, अगर मैं उसको समझाने बैठूंगी तो बोलेगी तुम बस नाम बता दे मुझे। क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है आनंद। तो वो रिटर्न देखकर आएंगे, ये बात आप कुछ भी कर ले, वो ऐसा ही उनको नहीं समझ में आया। उनको दिखेगा कि अरे मैंने जिसमें लिया हुआ है, उनको ये नहीं दिखेगा कि उनका वाला जो है वो कंसिस्टेंटली 8% दे रहा है या 10% दे रहा है, उनको दिखेगा वो 15 दे रहा है। उनको वो नहीं दिखेगा कि वो 15 आज दे रहा है, कल 1 साल बाद वो गिरा के -8 भी दे सकता है, या फिर दे चुका है, तो उनको वो नहीं दिखेगा। तो क्या और देखे भाई, मैं तो बोलती हूँ कि एचडीएफसी टॉप 100 भी अगर लिया हुआ था, तो जो 7-8 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर गिरता भी है, तो आपके ऊपर जो गिरावट का इम्पैक्ट है वो कम रहेगा कंपेयर टू वो जो 2 साल पहले आए हैं या 3 साल पहले उस फंड में आए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, देन स्टे पुट। आप क्यों निकलना चाहेंगे वहां से? और क्या देखेंगे आप, मुझे नहीं पता। आप रिटर्न देखेंगे, आप एक्सपेंस रेशियो हम लोग कहते हैं देख लीजिए, लेकिन कितने लोग देखते हैं मुझे नहीं पता। आप जो रेशियो की बात करते हैं हम लोग की, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और अल्फा और बीटा, भाई लेट्स बी प्रैक्टिकल, लोगों को समझ में नहीं आता है। जिनको आता है वो प्लीज चेक करें, लेकिन आई थिंक टू स्टार्ट विथ एक हर कैटेगरी का, मतलब मुझे लगता है कि बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फ्लेक्सी कैप, एक स्मॉल, एक मिड, एक लार्ज, और एक लार्ज में इंडेक्स रख लो और आराम से इन्वेस्ट करते रहो। तो बड़े ब्रांड के साथ ठीक है, नए पे भरोसा तुरंत नहीं होगा किसी को भी, गो विथ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। फंड मैनेजर का नाम अगर फेमिलियर है, उनका काम मिल जाता है आजकल लकली ऑनलाइन, तो एक बार देख लो कि और कौन कौन सा फंड मैनेज किया हुआ है, उसका रिटर्न कैसा है, तो थोड़ा सा कर लो काम। लेकिन जस्ट चूज डिसेंट, 5 स्टार भी नहीं ले, तुम 4 वाला ही ले लो, 4 स्टार वाला भी लेके चलो, शुरू तो करो, एक बार घुस तो जाओ अंदर, फिर हो जाएगा। लेकिन तुम और कुछ नहीं देख सकते हो। एक रिटेल निवेशक से ये उम्मीद करना, हम उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं बेवजह की बहुत ज्यादा। मैम जो आपने भी पॉइंट बोला ना, एग्जैक्टली पॉइंट आशीष सोमया सर ने भी रिसेंटली हमारी बात हुई थी, उसमें बोला था कि जब इन्वेस्टमेंट होता है ना, जब इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें हम पड़ोसी से जलते हैं, और पड़ोसी आपको कभी भी सच नहीं बताएगा कि देखो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने ये कोई पेनी स्टॉक उठा लिया, ये गलत म्यूचुअल फंड उठा लिया, मुझे लॉस हो गया। आपको हमेशा अच्छी स्टोरी बताएगा और हम उसी पे विश्वास करते हैं। एब्सोल्युटली कोई भी नहीं शेयर करता। जैसे मेरे पास एक फंड है, तो मैं बताती हूँ, मैं कर लेती हूँ शेयर, लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। एक फंड लिया था मैंने, मेरा एसआईपी सब बंद हो गया 2016 में, जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर नहीं था उसके बाद। तो मैंने मोटा मोटी तौर पे पैसे सारे निकाले, एक फंड में छोड़ दिया था। मेरे पास वो, अब देखिए इतना बोलेंगे, इनको नाम भी याद नहीं रहता अपने इन्वेस्टमेंट का, वो है आई गेस आदित्य बिरला सन लाइफ का वैल्यू फंड। ना 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 ना, वैल्यू फंड नहीं है। मैं नाम बताती हूँ देख कर, जो भी है वो इक्विटी कुछ फंड है उसका, मैं उसको देख के बता, आदित्य बिरला का ही है ना, हाँ। तो उसका मैंने एसआईपी रोक दी, उसको रेगुलर से डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और छोड़ दिया। उसको शुरू किया था 2009-10 के आसपास।
भाई साहब वो आज 10 साल हो गए, 11 साल, 4 साल पहले इट्स काइंड ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट ना, एक साथ 3-4 लाख पड़े हुए थे उसमें, वो 50-60 हजार रुपए ऊपर गया उसके बाद, रखा हुआ है वो, उसके बाद क्या करेंगे आप, राइट? तो आपके ये बात भी मान के चलिए कि आपके 5 में से शायद 2 इन्वेस्टमेंट खराब निकल सकते हैं। इसकी भी तैयारी आप दिमाग में रखें हमेशा। हो सकता है लेकिन 3 इतना अच्छा कर जाए कि वो 2 का जो थोड़ा सा नॉट सो गुड रिटर्न आपको उतना अफेक्ट ना करे, राइट? जैसे आप स्टॉक में करते हैं कि आप 5-6 में करते हैं, 3 बहुत अच्छा कमा के देंगे, 2 शायद, तो ये म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है तो इक्विटी एंड ऑफ द डे ना। तो ये होता है, क्योंकि कहानियां पता हम लोग बताते नहीं ना कि हमने इतना नुकसान कर लिया, इतना, हाँ, क्योंकि आपको लोग बेवकूफ समझेंगे। एब्सोल्युटली मैम। तो इसलिए मैम इसमें आपने एक और चीज बड़ी मजेदार बोली थी कि जब करेक्शन होता है ना उसके समय में दर्द होता है और हमें लगता है कि यार ये करेक्शन कुछ अलग होने वाला है। एवरी करेक्शन वाज एन अपॉर्चुनिटी, बस यही करेक्शन कुछ डिफरेंट है जो मेरे आते ही या मेरे इन्वेस्टमेंट करते ही करेक्शन आ गया। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं, करेक्शन सारा देखो बहुत सिंपल सा है। ये बात को ना आई थिंक इन्वेस्टर को ना गांठ बांध के रखनी, करेक्शन होगा तो वो हमेशा ऐसा नहीं कि वो करेक्शन वाले मोड पे ही रह जाएगा, भाई वो ऊपर जाएगा उसके बाद। वाई आर यू अफ्रेड? आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई दौर आया है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला छोड़ के, जहाँ पे आप 2-2 3-3 साल तक देवदास बन के घूम रहे हैं? उसके अलावा ऐसा थोड़ी ना होता है कि 3 साल तक मार्केट लगातार नीचे ही जा रहा है, नहीं होता ना। और कुछ नहीं तो अपनी लाइफ से सीखे कि आपका मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अभी आप हंसते हैं, 4 घंटे बाद रो भी सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, तो हर चीज वैसे ही काम करती है, चलती है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट मार्केट इज। अगर आप उसी में थोड़ा स्टेबल रहना सीख जाएं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी, आपके इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। वाओ मैम, मतलब आज तो हमने कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान पे ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो, एंडाउमेंट हो, यूलिप्स हो। मैम मजा आ गया। मैम टुवर्ड्स द एंड कुछ ऐसी चीज जो आप फाइनली बताना चाहते हैं कि यार ये तो टेक अवेज है, इनको तो तुम्हें ध्यान रखना ही है, अगर रख सको तो। देखिए हम तो बात कर सकते हैं कि आप ये ध्यान रख लीजिए, तो वो क्या टेक अवेज तरफ से फाइनल? ओके, टेक अवेज फाइनल। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कुछ दिनों पहले कमेंट आया था जिस दिन हमने बजट का सेशन किया था, कि आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट दिखाओ, आप लोग अमीर लगते नहीं हो। आप इन्वेस्टमेंट कभी भी या पैसा कमाने की जो हमारी जिद है ना, वो अमीर दिखने के लिए मत करो, क्योंकि दिखना चाहोगे तो अमीर बनोगे नहीं एक्चुअल में। Then you are spending your money, you are not saving it, right? वेरी ट्रू, So वेरी वो हर शख्स जो कमाना जिसने शुरू किया है इस वक्त, बहुत लालच आएंगे, देखा देखी यहाँ वहां चीजें होंगी, वहां पे बस देखो कि वो शो ऑफ किसको करना है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेंट अगर उसी वक्त से ले लो ना कि यार ये पैसे मैं अपने लिए जोड़ रहा हूँ, अपने कंफर्ट के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, तो लाइफ आपकी वहीं से बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, पैसे को भी लेके और बाकी एस्पेक्ट को भी लेके। कमाने लगते हो तो वो वक्त कभी नहीं आता कि अगले साल से करेंगे इन्वेस्टमेंट, वो वक्त आज है। और अगर इस आज को आपने इन कैश नहीं किया या फिर आपने अभी उसको नहीं पकड़ा, तो फिर आप बाद में थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है। इसके अलावा टर्म प्लान, द मोमेंट यू रियलाइज कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डरना बंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं वाकई में इन्फ्लेशन को बीट करना, रियल सेंस में पैसे जोड़ना, तो आपको पॉलिसीज, एफडीज नहीं कमा के देगी। पुचकी पुचकी रकम से शुरू कीजिए ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और उसके बाद उसको बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। और क्या टेक अवे हो सकता है पूरी जिंदगी से? थोड़ा पढ़ लीजिए, हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें पैसे से जुड़ी हुई चीजों को लेके, स्पेशली फीमेल्स, वेमेन, आई रिक्वेस्ट देम कि भैया प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल लो। कमाने का तो ले लिया है, अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का भी ले लो। पैसे को लेके इनसिक्योर ना रहे कभी भी। पता है अनंत, आई गेस हम लोग की जो कंडीशनिंग है ना पैसे को लेके, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हम किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं पैसा, या किस तरीके से पैसे को हैंडल करते हैं।
बचपन से जो कहा ना, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बेवजह खर्च, मतलब खर्च करने पे डांट पिट रही है, मतलब पैसे को लेकर पैसा ना हो गया, भगवान जाने क्या हो गया है। तो थ्री इडियट्स का जो डायलॉग है ना कि तुम बेटा काबिल बनो, कामयाबी अपने आप पीछे आती है, वो पैसे के लिए भी है। काम करते रहो ऑनेस्टी के साथ, अच्छे से मेहनत से, पैसा आ जाएगा। आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसा बन जाएगा। डोंट क्रेव और रन बिहाइंड मनी। मैं, और ये मत समझना कि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं ये ज्ञान दे रही हूँ ना। मुझे इतना पता है कि मेरे में इतनी कुव्वत है कि मैं आगे की पूरी जिंदगी अपने काबिलियत के दम पे आराम से कंफर्टेबली निकाल लूंगी। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहो ताकि कभी भी आउट ऑफ, मतलब पीछे ना छूट जाओ इन टर्म्स की क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ तुम्हारी क्या जरूरत हो सकती है। उस सेंस में डरने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेके। सिंसियर रहो, थोड़ा अपडेटेड रहो, लेकिन डरो मत इससे। मैम सबसे मजेदार पॉइंट तो ना कि आप अमीर बनना चाहते हो या दिखना चाहते हो, डिसाइड कर लो पहले ही दिन पे और फिर वो एक ही चीज चूज करो। मजा आ गया मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन करी और आप सभी को इतना फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स टू यू टू। और एक दिन अब आपकी बारी है जब मैं आपको इंटरव्यू करूंगी और आपसे जो आपकी स्पेशलिटी है उस पे थोड़ा सा मैं ज्ञान लूं आपसे, क्योंकि मेरा वो वाला फोटे मेरा अभी काफी हिला हुआ है, उसको पकड़ने की जरूरत है मुझे। मैम हम तो आपसे सीख रहे हैं, स्पेशलिटी तो टू बी वेरी ट्रू हम भी सीख ही रहे हैं। वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम द मार्केट। मार्केट गुरु है, मार्केट ही सुप्रीम है। लेट अस ऑल कीप लर्निंग टुगेदर। यही आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, साथ में सीखते रहेंगे और कुछ ना कुछ हमेशा नया लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।